नमस्कार साथियों। इतिहास हमेशा से ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एक समस्या का विषय रहा है ना। ज़्यादातर जो है बच्चे इससे हमेशा दूर भागते हैं, उनको समझ में नहीं आता या उनको इतनी ज़्यादा डेट्स याद करने पड़ते हैं। कई बार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई ऐसा ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं उसको जो अपने स्टडी लेवल हैं जो हमारा मिडिल स्कूल या हाई स्कूल लेवल पे उतने अच्छे से यहाँ पे फोकस नहीं किए रहते हैं, और इस कारण से बार बार एग्जाम में उनको हमेशा समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसको उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और इसलिए हर बार एग्जाम में उनको कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, कई बार जो है आप उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं होते हो जैसे जो बीपीएससी या इस प्रकार के एग्जाम आपसे उम्मीद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाली ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन या किस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए ताकि आप बीपीएससी का जो एग्जाम है, बीपीएससी ट्री का, उसको कवर कर पाएं। उससे जो रिलेटेड इतिहास के क्वेश्चन हैं उसको कैसे आपको हैंडल करना है, ये हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं समाधान ट्यूटोरियल्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, गांधी युग। इनमें से कोई नहीं। आपको पता है 1885 से, है ना, 1915-16 तक जो है वो कांग्रेस में कांग्रेस का जो है बहुत बड़ा रोल था हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। जब गांधी जी का प्रवेश होता है उसके बाद कांग्रेस का इंपॉर्टेंस बना रहता है, लेकिन अब गांधी जी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 1917 के बाद का जो समय है, उस समय भारतीय इतिहास में हम लोग गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। उससे पहले जो है 1885 से 1916-17 तक का जो समय है उसको भी दो चरण में बांटा गया है। एक है उदारवादी चरण, जो शुरुआती चरण था। शुरुआत के लगभग 20 साल जो है 20-21 साल कांग्रेस के उदारवादी चरण रहे हैं, और उसके बाद जो है क्रांतिकारी वैसे लोग आ गए, ऐसे उग्रवादी चरण या वैसे जो उग्रवादी विचारधारा के थे वैसे लोग, है ना, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं नरमपंथी और एक को गरमपंथी भी कहा जाता है। तो हम लोग को क्या जानना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उससे बाद के लगभग 1905 20 साल जो है, इस समय का जो अवधि था उस समय को चरण, उसको हम लोग कहते हैं उदारवादी चरण। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो कांग्रेस के लोग थे उसमें जो स्कीम शामिल थी, उनके जो नेता थे वो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने में भरोसा करते थे। ज़्यादातर लोग जो थे वो शहर से बिलोंग करते थे, और इसलिए क्या था, और ज़्यादातर लोग अमीर थे, शहर से पढ़े लिखे लोग थे, उनको इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर जो है वो लोग करते क्या थे, तो वो लोग केवल पत्र लिखना या संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना किया करते थे। और इसलिए इस चरण को 1885 से 1905 को हम लोग कहते हैं क्या, उदारवादी चरण। ठीक है। जब बाल गंगाधर तिलक, चाहे हमारे लाला लाजपत राय, ये लोग जो है ये गरमपंथी लोग हैं, तो ये लोग जो आए तब जाके कांग्रेस का जो है ये प्रक्रिया जो है आंदोलन की वो बदली, है ना, और उसका प्रभाव हम लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपको ये जानना था, है ना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी उतना हम लोग जिस पे स्टार मार्क करेंगे वो ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्या है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 ईस्वी प्रसिद्ध है। अभी हमने बात की वर्ष
1885 जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण जो है ये प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एक रिटायर्ड जो अंग्रेज अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, है ना, और उसके बारे में भी हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ये प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो यहीं पे हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे शुरू में अगर देखा जाए तो ये जो पहला अधिवेशन होने वाला था वो पूना में प्रस्तावित था। बाद में क्या हुआ कि वहां पे जो है प्लेग फैल गया और उसके बाद जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया यहां मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। 1885 जो आंदोलन का जो था, अभी मैंने बात की है कि 1885 से 1905 के बीच जो उदारवादी नेता था, नेता लोग थे, उनका जो मुख्य ढंग था आंदोलन का वो था संवैधानिक आंदोलन। है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालते थे, जो संवैधानिक तरीका है उसी का उपयोग करते थे। धरना प्रदर्शन ये सब किया करते थे, पत्र लिखना, इस प्रकार की जो थी सिस्टम वो यूज करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक अभी मैंने बात की बंबई शहर में हुई थी। है ना, पहले पूना में प्रस्तावित था जिसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि पूना में क्या हुआ था, प्लेग फैला था। बंबई में कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। है ना, कौन है महान वृद्ध व्यक्ति? तो इस हम लोग कहते हैं किनको, दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? है ना, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन क्या क्या है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। है ना, आप इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन। कैसे याद रखेंगे? है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लॉर्ड डफरिन क्या था? तो लॉर्ड डफरिन एक डफर था, है ना, और इस कारण से उसने कांग्रेस बनने दिया, है ना, जिसके कारण उस अंग्रेजों को आगे चल के बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। हाँ, तो आप चाहो तो कोड बना सकते हो। कई बार थोड़ा सा शांति से आपको देखना है, एक बार ऑप्शन को देखिए, एक बार क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद दोनों में एक रिलेशनशिप जोड़ने का प्रयास कीजिए, एक इमेज के थ्रू चीजों को याद करने का प्रयास कीजिए, या कुछ कोड ऐसा बना लीजिए फनी हो, है ना, या कुछ भी है इस प्रकार का, तो आप आसानी से चीजों को याद रख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? मतलब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो इसका जो आंसर है, देखिए 1904 1905 में आपको पता होगा कि क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है ना। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और 1904 तो ज्यादा चांस क्या है कि इस समय भी कौन रहा हो वायसराय, लॉर्ड कर्जन रहा हो, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या है, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, है ना, पहले भारतीय का नाम कौन था? सिविल सर्विसेज, है ना, ये चुना गया था 1834-35 के आसपास जो है ये प्रक्रिया, चुने जाने वाली जो है प्रक्रिया शुरू हुई थी, है ना। और मतलब इस प्रकार से जो लॉर्ड मैकाले थे, है ना, उस समय ये जब वो शिक्षा नीति दिए उसके बाद ये किया गया, ट्रेंड लाया गया कि नहीं अब क्या होना चाहिए, अब जो है लोगों की जो भर्ती होनी चाहिए वो उनके योग्यता के आधार पे होनी चाहिए, है ना। 1934-35 में ये प्रक्रिया शुरू हुई और इंडियन सिविल सर्विसेज जो है ये सब फॉर्म किया गया बाद में,
है ना। तो इसमें जो पहले भारतीय चुने गए थे उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, है ना। ये एक रिटायर्ड असैनिक सेवक थे, है ना। आप देखेंगे कि हो सकता है कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, कि एओ ह्यूम, है ना। ज्यादातर ऐसे ही याद रखते हैं लोग, एओ ह्यूम। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म पूरा नाम याद है तो ठीक है, आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम जो भी है, आप यहाँ पे एओ ह्यूम है, अब देख लीजिए। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम थे, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके पहले जो थे, जिसका अधिवेशन है, तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो डब्ल्यू सी बैनर्जी बने थे, है ना। ये पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये पता रहता है। ठीक है, तो बीपीएससी जनरली वैसे क्वेश्चन बहुत कम डालती है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, ये भी एओ ह्यूम को ही कहा जाता है। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो एओ ह्यूम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। अभी हमने बात की है ब्रिटिश संसद के लिए कौन निर्वाचित हुआ पहली बार, तो वो है दादा भाई नेहरू। ठीक है, दादा भाई नेहरू, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना। उन वो सबसे पहले ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नेहरू 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, है ना। तो इसमें से ये वाला, है ना, 3 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपको याद होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, ये उनका बुक है। ठीक है, तो ये इसका जो 13 का जो है ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 2 जो है सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि, तो अभी हमने बात करी, जैसे ही वीडियो शुरू हुआ तो आपने देखा कि हम लोग क्या, राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी तो पहला अधिवेशन कहाँ था, पूना में होने वाला था, लेकिन आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित हो गया। क्यों, क्योंकि पूना में क्या हो गया था, प्लेग, हैजा फैल गया था, है ना। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। तो राइट आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ नेशन इन द मेकिंग, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है ना। तो ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा लिखी गई है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19वीं सदी के अंतरिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश मतलब 1875 से लेके 1900 तक, है ना, यही हुआ अंतिम चतुर्थांश। ठीक है, तो किसने राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस और साहित्य की भूमिका और भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण। ठीक है, ये सभी, है ना, ये 3 ऑप लास्ट है, ये सभी, तो इसका सबका रोल था, है ना, हमारे राष्ट्रीय एकता को और राष्ट्रीय एक दृष्टिकोण को एक जैसा बनाने में, है ना। प्रशासनिक तरीके से भी पहले क्या था, बहुत सारे राजा थे, अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे, लोग क्षेत्रीय आधार पे सोचते थे और कई बार ऐसा होता था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी राजा हो उसे क्या चाहता है। लेकिन जब अंग्रेज आए, अलग अलग जगहों को एक जगह पे इकट्ठा किया और अपने कंट्रोल में लाया, तो इससे क्या हुआ, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण एक तरह से हुआ, है ना। उन लोगों का जो पश्चिमी देशों में जब अंग्रेजी लोग पढ़ने लगे कई बार, तो पश्चिमी देश में क्या चल रहा है वो सब भी धीरे धीरे जानने लगे, तो उससे भी उनके बहुत सारी नई विचारधाराएं सीखने को मिली। प्रेस और साहित्य के द्वारा भी लोगों में जागरूकता आई, तो इन सब ने हमारे दृष्टिकोण को के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में कौन सा कारण उनमें से शामिल नहीं था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान देने हैं, है ना। 1878 का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियम, 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, 1883 ईस्वी का एल्बर्ट विधेयक विवाद, है ना। तो ये तीनों जो है, सॉरी, ये तीनों जो है, ये तीनों कारण था, है ना, जिसके कारण क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, कौन कौन? 1878 का सशस्त्र अधिनियम और प्रेस अधिनियम आया, उसके कारण भी जब लोग अकाल के चपेट में थे और उस समय दिल्ली में शाही दरबार आयोजित किया गया, तो इससे भी लोगों की भावनाएं जो है आहत हुई। और 1883 में जब एल्बर्ट बिल आया, जिसमें भारतीय, एल्बर्ट बिल का जो स्टोरी है उसमें भारतीय जो जज थे वो अंग्रेजों के मुकदमों का सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनका विरोध किया और अंततः जो है उसको कैंसिल करना पड़ा। तो इससे भारतीयों की भावनाएं जो है आहत हुई, उनको लगा कि नहीं, वो इतने खराब हम लोग को समझते हैं कि हम लोग उनसे जो जुड़े मुकदमे हैं उनका निर्णय नहीं ले सकते। तो इस विवाद के कारण भी भारतीयों में जो है भारतीयता की भावना, एक राष्ट्रवाद या देशभक्ति की भावना उभरी, और इसके कारण अंततः जो है 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए अगला देखते हैं, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने, है ना। तो इसका जो आंसर है वो लिटन है ना। जो आर्म्स एक्ट आपने अभी देखा है, पीछे लिखा था आर्म्स एक्ट और प्रेस अधिनियम, वो लाया गया था इनके द्वारा। और इसके कारण क्या हुआ कि हमारे लोगों में क्या हुआ कि असंतोष की भावना जगी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बच्चों जो ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन वो देखे नहीं रहते हैं। बस ये एक ही कारण है जिसके कारण सक्सेस रेट जो है थोड़ी सी कम हो जाती है या सफलता नहीं मिल पाती है। तो आपको जो जो इम्पॉर्टेंट मार्क किया गया है वो जरूर देख लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जन सेवा पद, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी गई, ये भी एक कारण था। अभी लिटन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। उन्होंने क्या किया कि 21 वर्ष की जो आयु 21 वर्ष थी एग्जाम की, उसको घटा के 19 वर्ष कर दिया गया, ताकि भारत के लोग जो है नहीं चुने जा सके, है ना। तो ये जो हुआ कब हुआ, ये 1878 में, है ना, 1878 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। ये 4 5 6 क्वेश्चन जो भी है आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और अगले वीडियो में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप जरूर उसे भी देखना ना भूले। आपको जो है इसके बाद ही आपकी स्क्रीन पे उस वीडियो का लिंक आ जाएगा, या फिर थोड़े समय में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक ढूंढ के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके जो भी आपको आने चाहिए अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।